हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग 16 मई से 30 मई के बीच के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इसमें अप्रॉक्स 50 टू 55 या 60 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का कार्मिक प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना का कार्मिक प्रमुख ये वाइस एडमिरल संजय भल्ला जी को नियुक्त किया गया है। संजय भल्ला पिछले 35 सालों से देश की सेवा कर रहे हैं। वाइस एडमिरल संजय भल्ला संचार और इलेक्ट्रॉनिक में विशेषज्ञता हासिल किए हुए हैं। संजय भल्ला को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक, नौसेना पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर बात करें कि वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं, तो भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। यह है दोस्तों संजय भल्ला। अगला प्रश्न है, हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2024 भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर रहे हैं? तो दोहा डायमंड लीग 2024 इसमें जो नीरज चोपड़ा हैं ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। इन्होंने सिल्वर मेडल पाया है इसमें, और इन्होंने 88.36 मीटर का जेवलिन थ्रो किया था और ये दूसरे स्थान पर रहे। वहीं पहले स्थान पर चेक रिपब्लिक के दोस्तों जैकब वादलच रहे। जैकब वादलच इन्होंने 88.38 मीटर का थ्रो फेंका था, यानी केवल 2 सेंटीमीटर से हमारे नीरज चोपड़ा जी गोल्ड मेडल चूक गए हैं। टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल हासिल किया था, ये भी याद रखना है। और 7 अगस्त को ही जेवलिन थ्रो डे मनाने की शुरुआत की जा चुकी है। वहीं बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रतियोगिता और हुई, वो थी 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता। तो इस प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है और इसमें 82.27 मीटर का थ्रो इन्होंने किया था और इसके साथ ही इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। किसमें? तो ये जीता है 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में। ये कहां पर हुई थी 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता? तो ये ओडिशा भुवनेश्वर के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न है, यह दोस्तों नीरज चोपड़ा। हाल ही में नेपाल के एवरेस्ट मैन कामी रीता शेरपा ने कौन सी बार माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की है? तो एवरेस्ट मैन कामी रीता शेरपा इन नेपाल के हैं दोस्तों, और इन्होंने 30वीं बार, कितने बार? 30वीं बार दोस्तों ये चढ़ाई की है। इन्होंने अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 30वीं बार फतह की। इससे पहले ये 29 बार चढ़ चुकी हैं। 22 मई को इन्होंने तीसरी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है। इन्होंने 1994 में अपनी पहली सफल चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट की बात करें, ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर, और एक्यूरेट देखेंगे तो 8,848.86 मीटर। इतनी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, जिसको इन्होंने फतह किया है। अगर पूछा जाए कि प्रथम पर्वतारोही कौन थे जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई इन्होंने पूरी की थी, तो वो थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे, ये है दोस्तों कामी रीता शेरपा जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? तो सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 ये जापान ने जीती है। जापान ने पाकिस्तान को हराकर पहली बार ये ट्रॉफी जीती है। जापानी पुरुष हॉकी टीम ने पेनाल्टी शूटआउट के जरिए पाकिस्तान को हराया और सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी पर अपना हक जताया है, यानी जीत लिया है। तो सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 का आयोजन ये मलेशिया के इपोह में हुआ है। कब हुआ है? तो 11 मई को हुआ। 11 मई 2024 के अंदर इसका आयोजन हुआ है और ये इसका 30वां यानी 30 नंबर का संस्करण रहा है। क्या भारत ने सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीती है? तो हाँ, भारत ने भी जीती है। कब जीती है? 5 बार जीती है। 1985 में, 1991 में, 1995 में, 2009 और 2010 में। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? यहाँ पे द्विपक्षीय व्यापार की बात हो रही है, यानी आयात और निर्यात दोनों मिलाकर। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश ये बन गया है चीन। भारत के साथ इसने 118.4 अरब डॉलर
का व्यापार किया है। वहीं अमेरिका दूसरे नंबर पर रहा है, इसने भारत के साथ 118.3 अरब डॉलर का व्यापार किया है, यानी 0.1 अरब डॉलर ये चाइना ने ज्यादा किया हुआ है भारत से व्यापार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का निधन हो गया है? तो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे बिहार के सुशील कुमार मोदी, ये भाजपा के नेता थे, 72 वर्षीय इनकी उम्र थी दोस्तों। यह है सुशील कुमार मोदी, इन्हें भामाशाह भी कहा जाता था। नीतीश कुमार जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो इन्हें भामाशाह भी कहते थे। और इनका कैंसर वाली बीमारी जो होती है, कैंसर नामक बीमारी से इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो सेला सुरंग ये अरुणाचल प्रदेश की है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश की सुरंग है दोस्तों सेला सुरंग, और इसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई। सेला सुरंग का निर्माण किसने किया था? तो सेला सुरंग का निर्माण किया था BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2.598 किलोमीटर, 2.598 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये सुरंग तेजपुर तवांग रोड पर है और 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग है दोस्तों सेला सुरंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर, 85वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर दोस्तों कौन बने हैं? तो ये बने हैं पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल दोस्तों ये बने हैं 85वें नंबर के ग्रैंड मास्टर। वहीं अगर बात करें वैशाली रमेश बाबू की, तो ये तीसरी महिला जो ग्रैंड मास्टर है शतरंज की ग्रैंड मास्टर, ये तीसरी महिला बनी है दोस्तों। पी श्याम निखिल ये कहाँ के हैं? तो पी श्याम निखिल ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तमिलनाडु। ये है दोस्तों पी श्याम निखिल। अगला प्रश्न है, 16 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 16 मई को सिक्किम का, किस राज्य का? सिक्किम का दोस्तों स्थापना दिवस मनाया जाता है। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। कौन से नंबर का राज्य बनाया गया था? 22वां राज्य बनाया गया था सिक्किम को। सिक्किम की जो सीमा है सिक्किम राज्य की, वो 3 देशों से छूती है, नेपाल से, यहाँ पर चाइना से और यहाँ पर भूटान से। यानी बात करें पूर्व में तो ये भूटान से छूती है, पश्चिम में नेपाल से और उत्तर में ये चाइना से लगी हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा पर 12वां भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह कहाँ आयोजित किया गया है? तो रक्षा पर 12वां भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह ये उलान बटोर मंगोलिया के अंदर दोस्तों आयोजित किया गया है। कब हुआ है? तो 16 और 17 मई को हुआ। 16 और 17 मई को दोस्तों ये आयोजित हुआ है। भारतीय पक्ष का नेतृत्व भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फतह 2 रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में फतह 2 रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण ये किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने दोस्तों फतह 2 रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया और इसकी रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज है 400 किलोमीटर की। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं आसिफ जरदारी, प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में 16 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 16 मई को एक तो सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया गया है 16 मई को, इसके साथ ही राष्ट्रीय डेंगू दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया जाता है। यानी इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, उपर्युक्त दोनों। ये दिवस यानी राष्ट्रीय डेंगू दिवस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लोगों में डेंगू के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। डेंगू दोस्तों एडीज इजिप्टी मादा मच्छर के काटने से फैलता है। वहीं अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस ये भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में 15 मई को कहां पर देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 का आयोजन हुआ है या शुरू हुआ है? तो सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 का जो शुभारंभ है वो हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर है। कब से कब तक हुआ? तो ये इसका आयोजन दोस्तों 15 से 18 मई के बीच में हुआ है। 15 से 18 मई के बीच में आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा करवाया गया। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता में पारंपरिक शिल्प से लेकर आधुनिक प्रौद्योगिकों तक 61 कौशलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इंडिया स्किल्स विजेताओं को, जो विजेता होंगे दोस्तों, उनको सितंबर 2024 में लियोन फ्रांस में वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता आयोजित होनी है। इसके लिए उन्हें तैयारी करवाई जाएगी। जिस भी उद्योग से संबंधित होंगे उसके विशेषज्ञों से उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त कराया जाएगा जो इसमें विनर होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। कब कब मनाया जाता है? 2 बार, एक तो मई में और दूसरा अक्टूबर में। मई में दोस्तों ये दूसरे शनिवार को और अक्टूबर में भी ये दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। सेकेंड सैटरडे को ये मनाया जाता है। इस बार मई का दूसरा शनिवार कब पड़ा है? तो 11 मई को ये पड़ा है दोस्तों। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम क्या है? तो थीम रही इंसेक्ट्स। छोटी थीम है दोस्तों, ये पूछी जा सकती है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का उद्देश्य दोस्तों प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो फुटबॉल दिवस के रूप में 25 मई को घोषित किया गया है। क्यों? क्योंकि 25 मई 1924 को पहली बार पेरिस ओलंपिक में फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था। अब 2024 का जो ओलंपिक होना है वो भी पेरिस में होना है। पहली बात तो ये भी है। दूसरी चीज ये कि 2024 से 25 मई से इसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इस तिथि को यादगार बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को फुटबॉल दिवस के रूप में बनाने के लिए घोषणा की है। बात करें फीफा की, तो फीफा दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। 21 मई 1904 को पेरिस के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो दोस्तों। फीफा ही ये फुटबॉल वर्ल्ड कप वगैरह करवाता है। अगला प्रश्न है, मई 2024 में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इफ्को के नए अध्यक्ष दोस्तों ये बने हैं दिलीप सांगनी। ये दोस्तों दूसरी बार इफ्को के अध्यक्ष बने हैं। बात करें अगर इफ्को की तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। कब हुई थी? 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और अध्यक्ष आपको बता ही दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईदाशिसा नोंगरोंग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो पहली महिला है किसी राज्य की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है ईदाशिसा नोंगरोंग। ये मेघालय से संबंधित है। मेघालय की दोस्तों ये पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी हैं। इन्होंने LR बिश्नोई की जगह ली है और ये 1992 की IPS है। 1992 बैच की IPS है दोस्तों और इनका संबंध खासी जनजाति से है। गारी खासो जनजाति है ये दोस्तों, पहाड़ियां है ना मेघालय में, तो इनका खासी जनजाति से संबंध है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान ये बन गए हैं अमन सहरावत दोस्त। ये हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्हें इस्तांबुल तुर्की में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में पेरिस कोटा हासिल हुआ है। ये दोस्तों अमन सहरावत। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये मनाया जाता है 15 मई को। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी थीम है फैमिली एंड क्लाइमेट चेंज। फैमिली एंड क्लाइमेट चेंज ये इसकी थीम है।
कब मनाया गया है? तो 15 मई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद को भंग कर दिया गया है? तो भी हाल ही में कुवैत की संसद को भंग किया गया है। कुवैत के नए अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल सबा ने देश की संसद को भंग कर दिया है। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस में टॉप 25 रैंकिंग में शामिल होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो टेबल टेनिस में टॉप 25 रैंकिंग में शामिल होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी ये है मनिका बत्रा। कौन है? मनिका बत्रा है भारत की पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और विश्व महिला एकल रैंकिंग में टॉप 25 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। मनिका बत्रा के करियर की सर्वश्रेष्ठ ये रैंकिंग है। इन्हें 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये है दोस्तों मनिका बत्रा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल किस देश में खोला गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल ये खोला गया है भूटान के अंदर। कहाँ पर? भूटान के अंदर। यह पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल है जो भूटान में समुद्र तल से 8200 फीट ऊंचाई पर है। 8200 फीट ऊंचाई पर है। अगर बात करें लगभग 2400 मीटर में, मीटर में बात करें तो लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर यह पूल है दोस्तों। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे परमानेंट मेंबर यानी स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर फिलिस्तीन को दोस्तों परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। अरब देशों ने यूएन की जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को यूएन का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव पास हो गया है और इसे भारत सहित 143 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है। वहीं इसके अगेंस्ट 9 वोट्स पड़े हैं, यानी 9 लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है, जिसमें अमेरिका और इजराइल शामिल है। इन्होंने इसका विरोध किया है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो चाबहार बंदरगाह दोस्तों ये कहां पर है? ये ईरान के अंदर है। कहां पर है? ईरान के अंदर है। भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के दौरान भारत की तरफ से बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान ने किस भारतीय राज्य के साथ मिलकर शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया है? तो भी हाल ही में जापान ने भारतीय राज्य नागालैंड के साथ मिलकर शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया है। नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का गहरा महत्व है, जो जापान की सरकार, जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी और नागालैंड की सरकार के बीच सहयोगी प्रयासों का जश्न मनाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की घोषणा की है? तो चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाने की घोषणा ये नासा ने की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा है दोस्तों। ये नासा ने चंद्रमा की सतह पर एक उड़ने वाली रोबोट ट्रेन बनाने की योजना का खुलासा किया है। इस योजना का जो नाम है, इस परियोजना का नाम है फ्लोट। फ्लोट नाम है। फुल फॉर्म क्या है इसका फ्लोट का? तो फ्लोट का फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। इस प्रोजेक्ट का मकसद चंद्रमा पर पहुंचने वाले एरोनॉट्स को रोबोटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुहैया कराना है। नासा ने कहा है कि 2030 के दशक में परमानेंट मून बेस को ऑपरेट करने के लिए भी चांद पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अगला प्रश्न है, एक्स का डोमेन नेम twitter.com से बदलकर क्या हो गया है? ट्विटर को दोस्तों जब से एलन मस्क ने खरीदा था तो ट्विटर का नाम बदलकर एक्स हो गया था। अब इसका डोमेन नेम भी चेंज कर दिया है और ये हो गया है x.com। x.com हो गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सौर तूफान 20 सालों बाद कब पृथ्वी से टकराया है? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सौर तूफान 20 सालों बाद 10 मई को पृथ्वी से टकराया है। इस दौरान सौर तूफान की वजह से आसमान में कई जगहों पर अलग अलग रंग दिखाई दिए और इस तूफान की वजह से ही कई सैटेलाइट और पावर ग्रिड्स को भी नुकसान झेलना पड़ा है। अगला प्रश्न है, यह दोस्तों लेह में इस तरीके का नजारा रहा जब सौर तूफान पृथ्वी से टकराया था। हाल ही में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है?
तो अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश ये बन गया है वेनेजुएला। इसके पास 6 ग्लेशियर थे दोस्तों और सारे के सारे इसने खो दिए हैं, यानी अब वो ग्लेशियर की श्रेणी में नहीं आते हैं। जो बर्फ के पहाड़ होते हैं जिन्हें ग्लेशियर कहा जाता है, जिससे पीने लायक पानी उपलब्ध हो पाता है, तो ये 1000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैले थे और अब ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल गए हैं। 1910 में वेनेजुएला में 6 ग्लेशियर थे और आज 2024 में अब एक भी ग्लेशियर नहीं बचा है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी ये करेगा ब्राजील। कौन करेगा? ब्राजील करेगा। पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी ब्राजील करेगा। वहीं बात करें अगर फीफा वर्ल्ड कप मेन वाला कब होना है पुरुषों का, तो मेन वाला होना है दोस्तों 2026 में। कब होना है? 2026 के अंदर होना है। कहाँ पर होगा? तो ये 3 देशों में होगा, यूएसए में, कनाडा में और मैक्सिको में दोस्तों ये होना है। वहीं बात करें 2024 का ओलंपिक कहाँ पर होना है, तो ये पेरिस के अंदर होगा। 2023 के एशियन गेम्स चीन के होंगजाओ में हुए हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 भारत के अंदर आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों 20 मई को। 20 मई को। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है बी इंगेज्ड विद यूथ। बी इंगेज्ड विद यूथ इसकी थीम है। छोटी थीम है दोस्तों, इस वजह से पूछी भी जा सकती है। किस लिए मनाया जाता है? तो मधुमक्खी पालन के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शहर में रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य खोजा गया है? तो भारतीय शहर है दोस्तों कर्नाटक के अंदर, मंगलुरु नाम है, मंगलुरु, और यहीं पर पहला रॉक आर्ट का साक्ष्य खोजा गया है। पुरातत्वविदों ने मंगलुरु शहर में रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य खोजा। मंगलुरु शहर के बोलूर पन्ने कोटेडा बब्बू स्वामी मंदिर के पास ये मिला है। इस रॉक आर्ट में मानव पैरों के निशान हैं जो मंदिर के पास एक प्राकृतिक पत्थर की शिला पर पाए गए हैं। ये पैरों के निशान पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी के बताए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने पैरा चैंपियनशिप में 400 मीटर T20 वर्ग में गोल्ड जीता है? तो पैरा चैंपियनशिप के अंदर दीप्ति जीवन जी ने 400 मीटर T20 वर्ग में गोल्ड जीता है। ये इवेंट कहां पर हुआ है? तो ये कोबे जापान में हुआ। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है जो कि कोबे जापान के अंदर हुई है। भारत की दीप्ति जीवन जी ने महिलाओं की 400 मीटर T20 में 55.07 सेकंड के विश्व रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण पदक जीता है। वहीं दूसरे स्थान पर दोस्तों तुर्की की आइसेल ओंडर दोस्तों इन्होंने रजत पदक जीता है और इन्होंने 55.19 सेकंड के साथ ये पदक हासिल किया है। तीसरे स्थान पर लिजान सेला अंगुलो रही, इन्होंने कांस्य पदक जीता है, इक्वाडोर की हैं, और ये दोस्तों भारत की हैं दीप्ति जीवन जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस ये मनाया जाता है 21 मई को। 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी और लिट्रे नामक आतंकी संगठन ने उनकी हत्या की थी। तो 21 मई को इसीलिए राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। वहीं 20 अगस्त को दोस्तों सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। वो क्यों मनाया जाता है? तो इनकी जयंती होती है राजीव गांधी जी की, इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय ये बन गए हैं गोपीचंद थोटाकुरा बन गए हैं दोस्तों। ये पेशे से पायलट है। वह अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 यानी NS-25 मिशन के लिए चालक दल के एक हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा पर गए। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है?
तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी बायोडाइवर्सिटी डे, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 मई को। इसकी जो थीम है इस बार की वो क्या है? बी पार्ट ऑफ द प्लान, बी पार्ट ऑफ द प्लान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो विश्वविद्यालय ने किस देश में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है? तो टोक्यो विश्वविद्यालय ने किया है। टोक्यो कहाँ है? तो ये जापान के अंदर है। और इसने किस देश में किया है? चिली के अंदर किया है। चिली में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है। चिली में भी कहाँ? तो चिली के एंटोफगास्टा क्षेत्र में। यह समुद्र तल से 5,640 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका नाम क्या है? तो नाम है अटाकामा विश्वविद्यालय, जहां पर यह वेधशाला लगाई गई है। इसे विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है, AFC यानी एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशिया कप, महिला एशियाई जो कप है उसमें 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो AFC महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करने वाला है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ कार्यकारी समिति द्वारा बैंकॉक, थाईलैंड के अंदर एक बैठक हुई, उसमें यह फैसला लिया गया है। 2022 में भारत ने इसकी मेजबानी की थी और तब चीन ने जीता था कोरिया गणराज्य को हराकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूट्यूब की CEO सुजैन वोजस्की के पद छोड़ने के बाद उनका स्थान किसने ग्रहण किया है? तो यूट्यूब की CEO थी सुजैन वोजस्की, 9 साल से इस पद पर थी और इन्होंने अब पद छोड़ दिया है। इसके बाद इनका जो पद है वो ग्रहण किया है नील मोहन ने। अब ये हैं CEO यूट्यूब के, नील मोहन। 2005 में दोस्तों यूट्यूब की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2005 में हुई थी। और संस्थापकों की बात करें तो इसमें स्टीव चेन, जावेद करीम और चाड हर्ले ये इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, यह है दोस्तों नील मोहन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में वन नेशन वन एरोस्पेस के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो वन नेशन वन एरोस्पेस के लिए मिशन ईशान लॉन्च किया गया है। मिशन ईशान, मिशन ईशान का लक्ष्य नागपुर से नियंत्रित 4 उड़ान सूचना क्षेत्रों को एक में ही केंद्रीकृत करके हवाई यातायात प्रबंधन को केंद्रीकृत करना है। एकीकृत प्रणाली से भीड़ कम होने, यात्रा समय कम होने, ईंधन बचाने और कार्बन फुटप्रिंट में कमी आने की उम्मीद है। इससे पूरे देश में हवाई यातायात प्रबंधन की दक्षता और सुरक्षा में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, भारत को किस देश से अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन प्राप्त होगा? तो भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन ये रूस से प्राप्त होने वाला है। भारत वर्तमान में 6.8 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन करता है, जो देश के ऊर्जा मिश्रण में लगभग 3% का योगदान करता है। यानी जो 3% बिजली बनती है वो परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के माध्यम से बनती है। अब जब ये अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन मिल जाएगा भारत को, तो इसके बाद इस क्षेत्र में और ऊर्जा वृद्धि होगी, यानी परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसमें वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम आयु की भारतीय कौन बनी है? तो नेपाल की ओर से चढ़ी है दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर, और चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय हैं, यह है काम्या कार्तिकेयन, नाम है इनका, काम्या कार्तिकेयन है। ये है दोस्तों काम्या कार्तिकेयन। इनकी उम्र है 16 वर्ष और ये नेवी चिल्ड्रन स्कूल की छात्रा हैं और नौसेना अधिकारी कमांडर S कार्तिकेयन की बेटी हैं। ये अपने पिता के साथ ही चोटी पर गई थी, माउंट एवरेस्ट पर फतह की इन्होंने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्री फायर मिशन लॉन्च किया है? तो ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने फ्री फायर मिशन को लॉन्च किया है। नासा ने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्री फायर मिशन लॉन्च किया है। फ्री फायर दोस्तों यानी पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
पूरे राज्य में एआई से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में सिक्किम ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पर कौन सा खिलाड़ी है? तो फोर्ब्स की जो सूची जारी की गई है उसमें कमाई के मामले में सबसे ज्यादा कमाई एथलीटों की सूची में नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। किसका है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसमें फर्स्ट प्लेस पर है। वहीं अगर दूसरे स्थान पर बात करें तो जॉन रहम है और तीसरे में है लियोनेल मेसी। यह है दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस लिस्ट में सबसे पहले हैं और $260 मिलियन इनकी जो नेटवर्थ है वो है। जॉन रहम की $218 मिलियन और लियोनेल मेसी की $135 मिलियन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया है? तो यह है ईरान के राष्ट्रपति थे दोस्तों ये इब्राहिम रईसी, और इनका निधन हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया है। इनके साथ ही विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान सहित 9 लोगों की मृत्यु इस हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई है। ये थे दोस्तों इब्राहिम रईसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार जीता है? तो 100 पुरस्कार दोस्तों ये जीता है श्रीनिवास आर कुलकर्णी ने। खगोल विज्ञान में डॉक्टर 100 पुरस्कार उन्हें मिली सेकेंड पल्सर गामा रे विस्फोट और सुपरनोवा के बारे में उनकी अभूतपूर्व खोजों के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार दोस्तों खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान और चिकित्सा तथा गणितीय विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यह है दोस्तों श्रीनिवास आर कुलकर्णी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस पेश किया है? ये 48 नंबर क्वेश्चन है और दुनिया का पहला 6G डिवाइस ये जापान ने पेश किया है। किसने? जापान ने पेश किया दोस्तों। जापान ने दुनिया का पहला 6G प्रोटोटाइप डिवाइस पेश किया। ये 5G से 20 गुना तेज होगा। कितने गुना? 20 गुना तेज होगा और इसकी जो स्पीड होगी डेटा संचारित करने की वो होगी 100 GB पर सेकेंड। 100 GB पर सेकेंड इसकी स्पीड होने वाली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लगातार चौथी बार इंग्लिश फुटबॉल प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो लगातार चौथी बार इंग्लिश फुटबॉल प्रीमियर लीग का खिताब ये मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। मैनचेस्टर सिटी ने इसने किसको हराकर जीता है? तो वेस्ट हैम यूनाइटेड को हराकर ये इसने लीग जीती है। मैनचेस्टर सिटी ने दोस्तों कुल 8 बार ये खिताब जीता है। कितने बार? 8 बार खिताब जीता है और चौथी बार तो लगातार ही जीत रहा है। लगातार चौथी बार जीता है इस बार तो। अगला प्रश्न है, IPL 2024 का खिताब किसने जीता है? तो IPL 2024 का खिताब दोस्तों ये किसने जीता है? तो IPL 2024 ये जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR ने जीता है दोस्तों। ये विनर रही दोस्तों। किसको हराकर जीता है? तो सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर इन्होंने ये ट्रॉफी जीती है। अगर बात करें IPL 2024 कौन से नंबर का सीजन था? तो ये 17वां संस्करण था। 17वां नंबर का ये सीजन था दोस्तों। और कब से शुरुआत हुई थी? तो 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। IPL की शुरुआत कब हुई थी? तो 2008 में हुई थी। इस बार इसका 17वां संस्करण था। कब से कब तक हुआ? तो 22 मार्च से शुरू हुआ था ये और कब तक चला है? तो 26 मई को इसका फाइनल हुआ है। 26 मई को KKR ने इस बार तीसरी बार दोस्तों ये खिताब जीता है। इससे पहले 2012 में और 2014 में ये जीत चुका है। वहीं बात करें ऑरेंज कप किसने जीता है? तो ऑरेंज कप दोस्तों ये जो सबसे ज्यादा रन बनाता है वो जीता है। तो ये जीता है विराट कोहली ने। RCB के एक खिलाड़ी हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के खिलाड़ी हैं विराट कोहली, और इन्होंने 741 रन बनाए हैं। सबसे अधिक 741। जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसी को दोस्तों ऑरेंज कप मिलता है। अगर बात करें पर्पल कप की, ये पूछे भी जाते हैं पेपर में, तो पर्पल कप ये किसको मिलता है? सर्वाधिक विकेट लेने वाले को मिलता है। ये कौन है? तो सर्वाधिक विकेट लिया है हर्षल पटेल ने दोस्तों। हर्षल पटेल ने सबसे ज्यादा विकेट लिया है और कितने लिए हैं? 24 विकेट्स। 24 विकेट लिए हैं सबसे ज्यादा। और किस
टीम के खिलाड़ी हैं तो पंजाब किंग्स 11, जो किंग्स 11 पंजाब है दोस्तों, उसके ये खिलाड़ी हैं। अगर बात करें आईपीएल 2024 में सबसे ज़्यादा रन किस टीम ने एक पारी में बना है, तो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड रन बनाए हैं एसआरएच ने, यानी सनराइजर्स हैदराबाद ने। कितने बनाए हैं? 287, एक ही पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाए दोस्तों। और कौन सी पारी थी ये? 30वीं नंबर की पारी थी, यानी ये 30वां मैच था जब इन्होंने 287 रन बनाए थे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।